तो ये रिंग लिया और रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि किस तरह से। तो आई कैन से कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कुछ जीरो से शुरू होके कुछ ऐसा ये मैक्सिमा टाइप बन के ऐसा कुछ बन जाता है ना, ऐसा बन जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जो बनेगा ये दूरी जो बनेगी ये बनेगी 0,r/√2 वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, अभी क्या है कि समझने के लिए अपन थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यूज की मदद ले लें तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो मैं क्या मान लेता हूं, लेट mg इज इक्वल टू 10 न्यूटन, है ना। mg मैंने मान लिया 10 न्यूटन मान लिया। नाउ अभी मैं अलग अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट्स देखता हूं, अलग अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट्स देखता हूं और समझता हूं कि कैसे इसका स्टेबल आएगा या नहीं आएगा। तो वंस अगेन मैं पहले भी बताया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चेक कैसे करते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसे डिस्टर्ब करो और अगर वो वापस वहीं पर आना चाहे तो इसका मतलब वो स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल हो जाएगा, और अगर वो दूर भागना चाहे तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो लेट्स से चार्ज पार्टिकल यहां था, लेट्स से चार्ज पार्टिकल यहां था, तो mg मैंने यहां देखा और बोला कि यहां पर इक्विलिब्रियम में है ना, इस पॉइंट पर मैंने मान लिया इक्विलिब्रियम में। अभी मैं इसे डिस्टर्ब करता हूं और बोलता हूं बेटा तू नीचे जा। इसको मैंने डिस्टर्ब किया, नीचे ले गया, और अगर नीचे ले गया तो देखो mg तो उतना का उतना ही रहा, है ना, mg तो उतना का उतना ही रहा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो नीचे ले जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही सर। शायद आप ग्राफ समझ नहीं पा रहे हैं। इस पॉइंट पर 0 है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां तक बड़ा है, और फिर जैसे जैसे और ऊपर जाते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां कम होता जा रहा है। समझ गया? हाँ सर। तो मैं देखता हूं कि इस पॉइंट पे मैंने मान लिया इक्विलिब्रियम में था, लेट अस अज्यूम कि इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में था, मैंने डिस्टर्ब किया, नीचे धक्का मारा, नीचे धक्का मारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, बढ़ी या कम हुई? कम हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कम हुआ। यहां पर दो फोर्सेस थे, एक तो रहा एक mg नीचे, mg और ऊपर की तरफ QE, और इक्विलिब्रियम में तो ये बराबर हो रहे थे, लेकिन जैसे ही डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ तो QE बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा या कम हुआ? डिक्रीज हो गया, कम हो गया। कम हुआ सर। और अगर ये डिक्रीज हो गया तो नेट फोर्स किधर आ गया? नीचे की तरफ। डिस्प्लेस कहाँ किया था हमने इसे? नीचे की तरफ। और फोर्स भी कहाँ आ गया? नीचे की तरफ। तो ये स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल। इसका मतलब r/√2। हाँ इको हो रहा सर, माइक बंद करो, इको हो रहा। हाँ, जयेश कदम का माइक है शायद, वो जयेश अपना माइक ऑफ कर। ठीक है, हाँ अब सही हो गया। तो अब देखो कि यहां से मैं बोल सकता हूं कि इस पॉइंट पर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ चुका है। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। डन। अभी मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं, मैंने दूसरा पॉइंट लिया, मैंने मान लिया कि ये दूसरा पॉइंट लिया यहां पर जिसमें कि बॉडी इक्विलिब्रियम में थी। लेट अस से ऐसा कोई पॉइंट था जिसमें कि बॉडी इक्विलिब्रियम में थी। अगेन सेम काम करते हैं, हम डिस्प्लेस करते हैं। कहां करते हैं? ऊपर की तरफ कर लेते हैं, चाहे नीचे कर लेते हैं, अपनी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने अगर इसे ऊपर डिस्प्लेस किया, mg का जो वैल्यू है उसमें कोई फर्क आएगा क्या? कोई चेंज होगा? नहीं होगा, mg तो mg है। अब मैं बात करता हूं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फोर्स देखा जाए तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, ऊपर जाने पर फील्ड बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ सर, कम हुआ। ये फिर से इको आ रहा है ना, शायद कैलाश का माइक है बच्चा, मतलब नहीं सर। हाँ कैलाश से तो नहीं ठीक है, आ एक रहा। मिनट। तो अभी देखो कि इसे मैंने ऊपर डिस्प्लेस किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कम हुआ। तो अगेन मैं इस बॉडी को अगर देखता हूं तो यहां पर नीचे लगा हुआ है mg और ऊपर लगा हुआ था QE। हमने किया ऊपर डिस्प्लेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई तो यहां पर QE फोर्स कम हुआ, यानी कि नेट फोर्स नीचे आ गया। नेट फोर्स नीचे आया तो एज यू कैन सी हमने डिस्प्लेस किया था ऊपर और फोर्स आ गया नीचे, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप देख सकते हो कि अपने पास जो ऑप्शन बनेगा
ये y इक्वल्स टू r बाय रूट 2 का ऑप्शन बनेगा जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो हमने ऑप्शन चेक कर लिया r बाय रूट 2 से कम वाला, हमने चेक कर लिया r बाय रूट 2 से ज्यादा वाला। अभी ये वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी इक्विलिब्रियम में था यहाँ पर, है ना, मान लेते हैं यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में था। तो मैं देखता हूं कि इसे नीचे डिस्प्लेस कर दिया जाए, है ना, मैं मान लेता हूं इसे नीचे डिस्प्लेस कर दिया जाए। तो अगर नीचे डिस्प्लेस किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी या कम हुई? कम हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो गई तो ऊपर वाला फोर्स कम हो गया, तो नेट फोर्स किधर बन गया बोलो? नीचे। नीचे। तो डिस्प्लेस कहाँ किया था हमने? नीचे। नीचे। तो नेट फोर्स भी किधर आ गया? नीचे, यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। गॉट इट? यस सर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अपना ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि r बाय रूट 2 से ऊपर वाला पॉइंट बनेगा, दैट विल बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अदरवाइज बाकी सब तो गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, देख लो, समझ लो, कोई समस्या हो तो बताओ। डन? सर उसको ऊपर डाल तो फिर वो स्टेबल हो नीचे, सकता है। हाँ नहीं स्टेबल नहीं। देखो क्या है कि चाहे आप नीचे डिस्प्लेस करें चाहे आप ऊपर डिस्प्लेस करें, अपने को वो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहिए। सिर्फ एक साइड में आने से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ 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 है ना? तो यस सर। दुर्गेश बोलो। हाँ, सर वो नीचे आ रहा है तो उसका गलती डिस्टेंस से। कम हो रहा है ना, उसका डिस्टेंस कम हो रहा है, तो इस तो वजह से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा जाना चाहिए, ऐसा? हाँ। अरे अरे रे गधा, तो बाकी सारे ऑप्शन कैसे समझिए तुमने? ये क्या, ये रेड वाला ग्राफ किसका बना हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो ये देखना इधर भाई कि पास आ चुका हूं मैं, इस पॉइंट पर भी आ गया ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर कितनी है, इतनी है। यहां पर मैं आता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम ही हो गई, और सेंटर पर तो बहुत पास में आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, तो तेरा लॉजिक तो खत्म हो गया। अरे हाँ तो बोल दे, या तो ना तो बोल दे। हाँ पक्का? हाँ सर। ओके, नाउ कमिंग बैक टू, ये तो अपन ने क्वेश्चंस कर लिए। नाउ कमिंग बैक टू गॉस लॉ। सर एक मिनट पीछे दो चल ना सर। हाँ ये लो, ये लो। डन? इसमें कुछ लिखने सर लायक क्वेश्चन वाला सर। क्वेश्चन वाला? हाँ सर तो हाँ ठीक है सर। कल से ध्यान रखना, ये नई वाली आईडी है, वहीं पर ही क्लास होगी, पिछले वाली में चला मत जाना। लाइव लेक्चर्स अपलोड कब होने वाले हैं? अब आपने बोल दिया तो आज ही कर दूंगा आकाश, है ना, वो धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, खूब बड़ा डेटा होता है, तो हाँ सर। है ना, वो हो जाएंगे आज। तो चलिए गॉस लॉ पे करते हैं। तो इसमें उस लिंक पे लिखें, क्यों नहीं चल रही? बोलो उस लिंक पे क्यों नहीं चल रहा? यार, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है उस लिंक पे छोड़ना चल रहा यार। है? मतलब आम खाओ ना भाई, कौन लेके आया, कब लेके आया, क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें? सर आज का लेक्चर नंबर कौन सा है? हाँ, अरे रे लेक्चर नंबर कौन सा नंबर? लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 33 है शायद। 33 या 34 है शायद। अच्छा, मतलब आज क्या कुछ खा पी के आए हो क्या तुम लोगों को? मतलब आज होली होली है क्या? भांग वांग मिल गया हो कहीं आसपास घर में? दुकान बंद है सर। नहीं हाँ, तो तुझे लेता बड़ा क्या? पता है दुकानें कहाँ पर होती हैं इसकी। हाँ मतलब नहीं कि सर, सर वो तो ये आपने चेंज क्यों कर दिया आईडी? कि सर ये लेक्चर नंबर कौन सा है? अरे 3200 या 3300 तेरे को क्या फर्क पड़ेगा? बैठा रहे चुपचाप लाइव क्लास में। हाँ, तो इसमें लिखें गॉस लॉ में, इसमें लिखें इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स मतलब कहना, इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स through a closed surface is directly proportional to
is directly proportional to through a closed surface, बंद सतह, closed surface is directly proportional to charge enclosed by the surface. Charge enclosed by the surface. Charge enclosed by the surface. इसमें पॉइंट बना के लिखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is independent of shape of Gaussian सरफेस. स्क्रीन पर लिखा है, देख. इसका मतलब समझाऊंगा, अभी लिख ले. इंडिपेंडेंट ऑफ गॉसियन सरफेस. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is independent of location of charge in Gaussian surface. Independent of location of charge in Gaussian surface. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, flux through a closed surface does not depend on charge outside the Gaussian surface. Charge outside the Gaussian surface, but electric field on different points of Gaussian surface, depends on charge inside and charge outside the Gaussian surface. Charge outside the Gaussian surface. तो अब ये पूरी बात जो हो रही है, पहली बात तो क्या हो रही है कि अपने पास एक कोई सरफेस बनेगी, है ना, कि कोई भी अपना क्लोज सरफेस के लिए अगर फ्लक्स लिखा जाए, ये कोई भी रैंडम मैंने क्लोज सरफेस ले ली, इसके अंदर में खूब सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, लेट्स से Q1, लेट्स से Q2, बाहर लेट्स से प्रेजेंट है Q3. तो गॉस लॉ ये कहता है कि फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस is equals to charge enclosed by epsilon naught. और चार्ज एनक्लोज अगर लिखा जाए तो इस सरफेस के अंदर में कितने फंसे हुए हैं, वो फंसा है Q1 एंड Q2. तो एनक्लोज में आ जाएगा Q1 चार्ज प्लस Q2 चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो फ्लक्स एनक्लोज अगर लिखा जाए तो दैट इज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो हम क्या लिख रहे हैं कि ये जो सरफेस हमने बनाई ना,
ये जो सरफेस हमने बनाई, ये सरफेस ऐसी ना बना के हम चाहे कुछ भी बना दे, चाहे मैं मान लेता हूं स्फेरिकल बना लेता हूं, तो स्फेरिकल सरफेस अगर ये 3D में इमेजिन करूं तो अगेन इसके लिए चार्ज एनक्लोज कौन होंगे, Q1 होंगे, Q2 होंगे। तो इसके लिए फ्लक्स जो है वो अगेन कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट में खत्म कर लेता हूं। तो अभी मैं देखता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके डाउट आया होगा सर गॉसियन सरफेस क्या है। तो जिस सरफेस के लिए फ्लक्स निकालने के लिए हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, जिस किसी भी सरफेस को फ्लक्स निकालने के लिए गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे वो गॉसियन सरफेस कही जाएगी। तो यहां पर हमने इन दोनों सरफेस के लिए निकाला तो ये गॉसियन सरफेस हो जाएगी। अगर मैं तीसरी और बना दूं जिस पर फ्लक्स निकालने के लिए बोलता हूं तो वो भी गॉसियन सरफेस कही जाएगी। एक मिनट रुक जा। फिर दूसरी बात मैं बोलता हूं कि इसकी लोकेशन का इंडिपेंडेंट है। मतलब क्या है कि चार्ज Q1 यहां पर हो चाहे यहां पर हो चाहे कहीं भी हो, बस अंदर होना चाहिए, है ना, बाहर ना रख दें अपन। कि अगर अंदर वो हो तो उसमें जो फ्लक्स पूरी सरफेस में जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं बनने वाला। हाँ अब बोल, क्या बोल रहा है? अरे बोलना, आप सर कर रहा था तब से। हे भगवान, अरे क्या खा के आते हो भाई? ठीक है। मतलब आज तो हद्दी मचा रखी है तुम लोगों ने। मतलब मैं समझा रहा हूं तो सर सर और आ हाँ गया। बोल। सर मैं दूसरा है। हाँ तू सर बोल। वो गॉसियन सरफेस का एक बार बोलो ना। देखो क्या है कि गॉस लॉ है और गॉस लॉ का इस्तेमाल फ्लक्स निकालने के लिए करेंगे। तो फ्लक्स निकालने के लिए गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो क्लोज्ड सरफेस होगी, कभी भी ओपन सरफेस में गॉस लॉ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो गॉस लॉ का जिस इस्तेमाल जिस किसी भी क्लोज सरफेस के लिए किया जाए कि उस सरफेस से फ्लक्स बताओ, कि भाई इस सरफेस से फ्लक्स बताओ, भाई इस सरफेस से फ्लक्स बताओ, या सवाल में कुछ भी दे दिया जाए कि कोई भी रैंडम सरफेस से फ्लक्स बताओ, तो जिस किसी भी सरफेस पे लिए अपन गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो उसे गॉसियन सरफेस के नाम से भी कहा जाता है। सर करेक्ट? हाँ बोलो। ठीक है सर। सर हर क्लोज सरफेस क्या गॉसियन है क्या? नहीं, हर क्लोज सरफेस जिसपे कि गॉस लॉ इस्तेमाल किया जाएगा उसे गॉसियन सरफेस कहा जाएगा। तो फिर जो जो नहीं है उसका एक आधा एग्जांपल। ये ले यार, मैं बोलता हूं इसको, ये एक सरफेस बना दी। अब मैंने तेरे से फ्लक्स पूछा बता इसमें, ये मैंने बोल दी सरफेस S1 है। वो बोला कि बताओ कि इस सरफेस से फ्लक्स बताओ, तो मुझे इसका क्या करना? इस सरफेस का कुछ खाना ही नहीं है ना पीना है इसका कुछ। नहीं समझा? अरे बाबा, मैं बोलता हूं कि ये एक सरफेस मैंने ली S1, मैं बोलता हूं इस S1 सरफेस के लिए फ्लक्स बताओ, तो इस सरफेस के लिए फ्लक्स निकालूंगा तो इसी सरफेस के लिए गॉस लॉ का इस्तेमाल करूंगा। मुझे बाकी दो सरफेस का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है कि दूसरी सरफेस बनाओ तुम या चाहे मत बनाओ। ठीक है, हाँ पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि जरूरी नहीं है कि यहां पर रियल सरफेस बने। अगेन आई एम टेलिंग यू, जरूरी नहीं है कि ये रियल सरफेस बने। यहां पर आपको इमेजिनरी सरफेस भी कई बार यूज करनी पड़ सकती है। बोल दिया जाए कि मतलब आगे मैं बताऊंगा, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि गॉसियन सरफेस जरूरी नहीं कि अपने पास कोई सरफेस बनी हो। अपन कई बार अजम्पशन भी लेंगे कि यहां पर अगर ये सरफेस होती तो कितना फ्लक्स होता, तो गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस भी बन सकती है। ठीक है, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा था कि चार्जेस कहीं पर भी हो, उनकी लोकेशन कहीं पर भी हो, चाहे Q1 चार्ज यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, इस ग्रीन वाली सरफेस में जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो तो Q1 और Q2 ही रहा, तो इसका जो फ्लक्स है वो Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहा, चाहे चार्ज कहीं पर भी रखा हो। बात समझ में आ रही है? इट इज Yes, sir. इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ लोकेशन चार्ज ऑफ इन द चार्ज। हाँ सरफेस। बस अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं बाहर उठा के फेंक दिया, अंदर जरूर होना चाहिए, है ना। फिर अब मैं लिखता हूं कि अगर फ्लक्स लिखा जाता है तो वो क्या लिखा जाता है, वो होता है E.dA। तो मैं लिख सकता हूं ये तो d फाई होता है। अब मुझे पता है कि ये तो बहुत पूरी सरफेस के लिए लिखना है, तो मैं लिख सकता हूं फाई फॉर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E.dA।
अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा अपन स्टाइल से कुछ बनाएंगे और यहां पर मैंने गोला बना दिया। क्लोज। ये गोला क्या दिखा रहा है कि ये क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन किया है अपन ने, है ना। बस ये इंडिकेशन है, रिप्रेजेंटेशन है किस बात का, कि ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है क्लोज वो सरफेस। एंटायर क्लोज सरफेस के लिए हो रहा है। फिर इसकी जो वैल्यू बन जाएगी गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, ये आ जाएगा चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ अभी आप देखेंगे लास्ट पॉइंट, उसमें हमने लिखा था कि जो फ्लक्स बना है वो आउटसाइड चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, है ना, वो आउटसाइड चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा, चार्ज एनक्लोज लिखा हुआ है, यानी कि अंदर कितना चार्ज फंसा हुआ है वो लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बोला कि जो फ्लक्स बना है दैट विल डिपेंड और नॉट डिपेंड आउटसाइड चार्ज, बोलो नॉट डिपेंड। नॉट Not डिपेंड, है ना, Not कि किसी भी सरफेस के लिए बाहर वाले चार्ज के फ्लक्स का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने क्या बनाई थी, मान लो ये ब्लैक सरफेस की बात करता हूं, तो ब्लैक सरफेस की बात की जाए तो एरिया वेक्टर तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, और इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में किन किन का कंट्रीब्यूशन होगा, क्या Q1 का कंट्रीब्यूशन होगा, क्या Q2 का होगा, हाँ सर। क्या Q3 का होगा, हाँ सर। बिल्कुल Q3 होगा, का? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है मुझे इस पर। तो ये जो E लिखा जाएगा, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस। ऑल मतलब ऑल चार्जेस, और ऑल का मतलब मैं लिख लेता हूं कि बोथ Q1, इनसाइड Q2, एंड आउटसाइड, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इस प्रकार से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं गॉस लॉ की मदद से किसी भी सरफेस के लिए, किसी भी रैंडम सरफेस के लिए। अभी ध्यान दीजिए, कल हमने एक सवाल किया था जिसमें कि एक स्फेरिकल सरफेस ली थी जिसके सेंटर में डिट्टो एकदम सेंटर पर मैंने क्यू चार्ज रखा था। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो अपना फ्लक्स वहां पर बन गया था, है ना, अपन ने वहां पर इंटीग्रेशन की मदद से किया था। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये जो फ्लक्स बना है ये तो बहुत मतलब तभी बन पाया, इंटीग्रेशन हम तब करने लायक बने थे जब हमारा क्यू चार्ज एकदम सिमेट्रिकली बीचों बीच रखा था। जैसे ही मैंने क्यू चार्ज को यहां पर रख दिया, जैसे ही मैंने क्यू चार्ज को सेंटर से अलग कर दिया, तो हम इंटीग्रेशन करने लायक नहीं बने, क्योंकि इतनी मैथ्स अपने को आती ही नहीं है। वो एंगल बड़े बड़े चेंज हो गए कि यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, एंगल आ गया, और वो भी पता नहीं है कितना एंगल है। इसी तरह से मैं देखता हूँ यहाँ पर एरिया इधर वेक्टर अलग। ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, अगेन कुछ एंगल आ गया और वो डिफरेंट एंगल आ गया। तो हर पॉइंट पर यू कैन सी कि एंगल इज कमिंग आउट टू बी डिफरेंट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर कौन मदद करने आएगा, गॉस लॉ मदद करने आएगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। डन? नहीं सर, डन? नहीं सर, एक अरे यार, आज बड़े सपने लेके आया था कि खूब सारा पढ़ाऊंगा। पहले 15 मिनट चला गया सर। हाँ वो तो पता है मुझे। और ऊपर से तुम लोग भी पता नहीं आज खा के आए हो, स्लो हो गए हो। हो गया सर, हो गया। हो गया ना? अभी सवाल करो। तो दिस इज क्यूब एंड क्यूब के सेंटर पर मैंने क्यू नॉट चार्ज रख दिया। क्यूब के सेंटर पर क्यू नॉट चार्ज रख दिया। नाउ इंटरेस्टेड है हम कि इस क्यूब से नेट फ्लक्स कितना गुजर रहा होगा, इस क्यूबिकल सरफेस से
कितना नेट चार्ज गुजर रहा होगा। ये मैंने बोल दिया, यहाँ पर है क्यू नॉट। कहां पर है ये? एट सेंटर पर है ना, सेंटर पर। अच्छा, 0। गॉस लॉ पढ़ के आए हैं भाई, गरम गरम है अभी तो दिमाग में तेरे। सॉरी। इतना टाइम थोड़ी लगता है, अरे तो क्लोज Q by सरफेस है ना, Q epsilon by naught. epsilon क्यू naught. बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स बस। टोटल, तो आई कैन से कि गॉस लॉ की मदद से हम लिख सकते हैं, इसी को मैंने अगर गॉसियन सरफेस ले लिया, ये क्यूब को ही गॉसियन सरफेस ले लिया, यानी कि इसी सरफेस के लिए मैं लगा रहा हूं गॉस लॉ, तो गॉसियन सरफेस, तो मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज एनक्लोज कौन था? क्यू नॉट था, तो क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं बोलता हूं कि फ्लक्स थ्रू क्या बोलते हैं, वन फेस, है ना, ऐसा 6 फेसेस होते हैं ना, तो बताइए एक फेस पर कितना फ्लक्स होगा? Q naught Q by naught by 6 6 epsilon naught. epsilon क्यू naught. नॉट बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एकदम सेंटर पर है, सेंटर पर है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से ऊपर वाली सरफेस पर गई उसी तरीके से नीचे वाली सरफेस पे गई, उसी तरीके से राइट पर गई, उसी तरह से लेफ्ट पर गई, उसी तरह से अंदर वाली पर और बाहर वाली पर गई। तो क्योंकि डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो यहां पर ये गधा कौन है? अरे और गाली दे रही। ये इसको बाहर निकाल दो, 1 मिनट। अरे काय क्यों भाई ऐसे क्या कर दिया है हम लोगों ने? दिया किसको वैसे? ये अपने आप ही इसको बाहर निकाल। कौन है ये, क्या नाम है इसका? भाग्या भाग्या। कोई तो पता नाम भी पढ़ते नहीं आया। वेदांत सर, वेदांत। हाँ मतलब कोई, वेदांत वीडियो पास का। चलो ठीक है, लेट्स फोकस ऑन द स्टडीज। तो फ्लक्स थ्रू द वन फेस में अगर बात करता हूं, तो दिस चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर, तो इसकी सभी सरफेसेस से दूरी बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन सभी तरफ सिमेट्रिकल है। तो आई कैन से दैट कि एक सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स बनेगा, सिमिलरली सभी सरफेसेस से सेम बनेगा। तो मैं लिख सकता हूं कि लेट से इसे मैंने फाई लिखा, तो टोटल फ्लक्स I can say that should be equals to 6 phi, and that should be equals to Q naught by epsilon naught. So flux is coming out to be Q naught upon 6 epsilon naught. यानी कि एक सरफेस से फ्लक्स जो बना था जिसे फाई हमने माना, तो दैट इज इक्वल टू Q naught upon 6 epsilon naught. नाउ इसे नोट कर लिया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 1 मिनट पिछली स्लाइड ला। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। साढ़े ठीक है, एक काम करो, इसी में मैं चेंज कर देता हूं कि अभी सेंटर से इसको गायब कर दिया अपन ने, है ना, इसको सेंटर से मैंने गायब कर दिया, ये गायब कर दिया, और यहां पर मैंने इसके एज पर Q नॉट चार्ज रखा हुआ है। ये है Q नॉट चार्ज एट एज, Q नॉट चार्ज एट एज, है ना, ऐसा बना हुआ है। तो हम देखना चाहते हैं कि यहां पर फर्स्ट फ्लक्स थ्रू क्यूब, है ना, क्यूबिकल सरफेस कितना बना हुआ है। दूसरा मैं करता हूं, यहां पर नंबरिंग करनी पड़ेगी मुझे, या मैं कर देता हूं राइट सरफेस and right surface and top surface और bottom surface। समझ रहे हो ना किस सरफेस की बात कर रहा हूं? हाँ हाँ हाँ। और हाँ, बस इतनी सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए बोला। ओके सर। पहला Q naught by 4 epsilon naught है। Q नॉट by 4 epsilon naught। यस वीरू,
क्या डाउट है? Ensure. फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इसको ऐसे समझो कि यहां पर एक बॉल रखा हुआ है अपन ने, है ना, एक बॉल रखा हुआ है, और अगर यू कैन सी कि ये बॉल जो है यहाँ पर इसका कुछ पार्ट अंदर आया होगा, ये सरफेस के अंदर में पूरा बॉल तो अंदर नहीं आया, कहां पर आया, ये एक पार्ट अंदर आया है, तो वो कितना पार्ट अंदर आया होगा ये बताओ? 1/4. 1/4 पार्ट अंदर आया होगा। मतलब ऐसा समझो कि इसके ऊपर भी एक अगर क्यूब मैं इमेजिन करता हूं, इधर भी एक क्यूब इमेजिन करता हूं और यहाँ पर भी एक क्यूब इमेजिन करता हूं, तो इन 4 क्यूब में ये वाला बॉल चला गया होगा इक्वली 1/4 हाँ। तो इसका मतलब एक क्यूब में आने वाला है 1/4। तो फर्स्ट वाले का अगर लिखा जाए तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब लिखा जाएगा, फ्लक्स थ्रू क्यूब इज इक्वल्स टू Q नॉट बाय एप्सल नॉट, और ये 4 बन जाएगा। तो Q बाय 4 तो चार्ज था और एप्सल नॉट इस तरह से आ गया। सेकंड, मैं बात करता हूं राइट सरफेस से, तो राइट सरफेस मतलब दिस वन, तो व्हाट डू यू थिंक? अरे अभी निकालना मुश्किल हो जाएगा यार, रुको, अभी नहीं निकाल पाएंगे, अभी नहीं निकाल पाएंगे, इसको छोड़ दो, राइट छोड़ दो और बॉटम छोड़ दो, सिर्फ टॉप बचाओ। टॉप सरफेस पर 0, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? इस तरीके से। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? ऐसे बनेंगी। एरिया वेक्टर कैसा बनेगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट 0 तो फ्लक्स 0 0। तो मैं देख सकता हूं टॉप से जो फ्लक्स बनेगा, टॉप सरफेस फ्लक्स, वो आ चुका है 0। टॉप सरफेस फ्लक्स आ चुका है 0। ठीक है, गॉट इट? यस ओके, तो इसको अभी यहीं रखते हैं।